हाँ जी, करण सिंह जी, जी सर। वेलकम। नमस्कार सर। कोटपुतली से रहने वाले हैं आप, है ना? जी सर। वेरी गुड। एमए बीएड हैं जी सर। और पहले आपने बीएससी किया था। 12th में साइंस थी आपकी, है ना? जी सर। और फिर बीएससी किया आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी सर। कोटपुतली कॉलेज से ही पढ़े आप? जी सर। अच्छा अच्छा। फिर आपने रोहतक से बीएड किया, जी सर। के बाद आपने एमए किया इंग्लिश में। जी सर। बहुत बढ़िया। फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश एसेइस्ट रहे हैं, जिन्होंने काफी अपने एसेस के माध्यम से एक प्रीसाइज मैसेज सोसाइटी को दिया है। उनकी कोई खास रचना, महत्वपूर्ण? सर फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो फ्रांसिस बेकन वैसे क्यों महत्वपूर्ण है? पोएट्री के लिहाज से तो है ही। एक साइंटिफिक What he contributed actually to the society? instead of writing English essays, literary essays, he also wrote some scientific works. हम्म। चलो, अपने भारत के कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उनके बारे में जानकारी है? जी सर। उनके बारे में किस किस के बारे में जानकारी है आपको? भारत के जो वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन भारत में, उनमें से किसके बारे में जानकारी है आपको? प्राचीन भारत में सुश्रुत हुए हैं। हाँ, सुश्रुत किससे संबंधित थे? मेडिकल साइंस से जुड़े हुए थे सर। और कोई रसायन विज्ञ भी थे क्या? वो सर रसायन अभी शास्त्र क्या था? अभी सर याद नहीं कर पा रहा सर। नागार्जुन का नाम सुना है आपने? जी 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 सर, बिल्कुल नागार्जुन। एक शून्यवाद के प्रवर्तक भी थे नागार्जुन। जी सर। शून्यवाद जानकारी है? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं। नहीं है? तो भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, धर्म और दर्शन के बारे में? बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी है सर, कभी। माना जाता है कि भारत में हिंदू धर्म प्रचलित है। जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हिंदू धर्म मुख्य रूप से जो अधिसंख्यक आबादी है वो हिंदू धर्म को मानती है। बाकी इसके अलावा और दूसरे जो धर्म है वो भी भारत के अंदर प्रचलित है। तो आप पक्का कह सकते हैं कि हिंदू धर्म है? हिंदू को अगर सर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो हिंदू एक धर्म ना होकर के एक जीवन शैली है, एक पद्धति है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिंदगी को जीने की। धर्म क्या है फिर? हिंदू धर्म कहते हैं ना, जी कहते सर। भी हैं, सब तरफ प्रचलित है। ये क्या है हिंदू धर्म? जी सर। तो इसको भी हम एक अगर नैरो पर्सपेक्टिव में देखें तो एक रिलीजन या धर्म हम कहें जिसका एक निश्चित एक पाथ होता है, एक फॉलोवर्स होते हैं, एक धर्म ग्रंथ होता है, एक उसके कोई धर्म गुरु या एक ऐसे प्रणेता होते हैं जिन्होंने उस तो धर्म को शुरू किया इस था। दृष्टि से आप जो बता रहे हैं कि प्रणेता होता है, कोई ग्रंथ होता है, कोई खास बात होती है, उस दृष्टि से क्या हिंदू धर्म है? उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो हिंदू एक धर्म नहीं है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक एक रिलीजियस बुक ऑथेंटिक हम कह सकते क्या हैं वो नहीं है। प्रयास किया है कि धर्म को की क्या परिभाषा है? कभी प्रयास किया आपने? कभी जानने का कोशिश की है धर्म को परिभाषित भारतीय परंपरा में कैसे किया जाता है? जी सर, एक जो एक प्रकृति के अंदर कुछ बंधे बनाए नियम होते हैं और अगर हम उनको फॉलो करते हैं, हम अपने जो कर्तव्य हैं उनको हम पूरा करते हैं, एक अपनी जीवन शैली को एक व्यवस्थित रूप से। एक विशेष स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कि धर्म की क्या परिभाषा है भारत अपने यहाँ, अपने शास्त्रों में? स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द धर्म, नॉट रिलीजन।
अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनको पूरा करना ही एक धर्म है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात। थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करें। जी सर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? दक्षिण अफ्रीका, वो वहां पे उन्होंने वकालत भी करी थी। इसके अलावा वहां पे जो इंडियंस वहां रह रहे थे उनके साथ जब वहां पे भेदभाव हो रहा था तो उन्होंने उनको इकट्ठा करके और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनका प्रतिरोध उन्होंने सरकार के साथ। मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, एक सेंटेंस में जवाब दीजिए जी सर। कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, मैंने ये पूछा। ठीक बता रहे थे। हाँ, क्यों गए थे? वहां पे सर मुझे ध्यान आ रहा है कि कोई, चूंकि वो वकालत करते थे तो उस समय कोई केस था, उस केस को लड़ने के लिए पूछा, मैंने वही पूछा। आगे की तो आप पूछूंगा, अभी तक तो वही पूछा था। उसके आगे तो आप पूछूंगा कि उस केस का परिणाम क्या निकला। वो सर मैं मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये गांधी जी ने वहां पर एक आश्रम बनाया था, 2 आश्रम बनाए थे। आपको ध्यान में दोनों के नाम या एक का नाम बताइए। सर अभी ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से कहाँ सबसे पहली बार उनकी मुलाकात किस स्थान पर हुई? क्षमा करें सर, ध्यान नहीं है। गांधी जी ने लिखा था कि चरखे से, है ना, भारत की गरीबी मिट सकती है। ये कौन सी पुस्तक में उन्होंने लिखा? सॉरी चर सर, हैं? ध्यान नहीं है सर। नहीं मालूम? एक गांधी जी के निकट सहयोगी थे, उनको गांधी जी आइस डॉक्टर कह के पुकारा करते थे, आइस डॉक्टर। ध्यान आता है? नहीं सर। नहीं आता है। गांधी जी का एक सहयोगी था जिसको उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो प्याज चोर कहा उसको, डुंगली ओबो कहा। डुंगली ओबो गुजराती में प्याज चोर किसको कहा? नहीं सर, सॉरी सर, ध्यान नहीं है। तो आप अटेंड नहीं करते हो कि ये इनके ललित जी के जो ये मॉक है वो अटेंड नहीं करते हो क्या, अदर देन योर पर्सनल इंटरव्यू? आप अटेंड? 4-5 देखे थे उन्होंने। नए जुड़े हैं सर। अच्छा अच्छा। तो अहमदाबाद में गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, कौन से वर्ष में की थी? सब ध्यान नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, ये आपको जैन धर्म का तो पता होगा ना? हाँ सर, कुछ जानकारी है। जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत है। जी सर। क्या है? सर ध्यान नहीं है। ये सब आपके मेन एग्जाम में थे ना टॉपिक, इसमें सिलेबस में, जी सर। है ना, उसमें पढ़ा होगा ना आपने? हाँ सर। अच्छा, आप कि अपना जो राष्ट्रगान है उसको अंग्रेजी में संगीतबद्ध किसने किया? सॉरी सर, अंग्रेजी ध्यान नहीं है। को संगीतबद्ध किसने किया? अच्छा, इसको पहली बार कब गाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने? ये भी सर ध्यान नहीं है। ये भी ध्यान नहीं है। तो आप ये मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पर एक पाटलिपुत्र नगर है जी सर। प्राचीन भारत में, वो किसने बसाया था? याद करें, याद आ जाएगा आपको। चलो आखिरी सवाल, सूरदास की जो रचनाएं हैं, है ना, उनमें से किसी एक आध का नाम बताइए। सूरदास यार, चलो कोई बात नहीं, अभी पहला मौका है, अभी आपके पास समय है दिसंबर तक का, इसलिए आप तैयारी करें। अच्छा ललित जी, थैंक यू। करण सिंह जी जी सर। अतुल सर। तो सुन रहे हो? अरे कुछ नहीं आता उसे। कुछ नहीं आता। तू क्या सुन रहे हो? कुछ नहीं आता। सर आवाज आ रही है उपाध्याय सर। अतुल सर।
ठीक है राजेश जी। जी करण जी। जी सर। अभी चुनाव चल रहे हैं बिहार में, जी सर। तो बताएंगे क्या स्थिति है वहां पे अभी? जी सर, वहाँ पे अभी हाँ, पिछले चुनाव में और इस चुनाव के मुद्दों में क्या अंतर आया है? अभी तो दिक्कत कर रहा ना। जी सर, वहाँ पे अभी जो एक महागठबंधन है एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी और जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है उनके मध्य एक आपसी सामंजस्य है। तो उसको लेकर के जो कुछ मुद्दे हैं जो अभी मुख्य जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसके अंदर निकल कर आ रहे हैं, तो एक तो जो कृषि व्यवस्था है उसको लेकर के जो कृषि सुधार हुए हैं, दूसरा जो शराबबंदी हुई थी तो नीतीश जी उसको एक अपनी सफलता के रूप में बता रहे हैं, जबकि जो दूसरे विपक्षी पार्टी है वो उसको एक फेल्योर बता रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो माइग्रेशन जो हुआ था प्रवासियों का, तो रोजगार को लेकर भी अलग अलग दावे किए गए हैं। विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा 10 लाख रोजगार देने की बात हुई, तो फिर बीजेपी के द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने की वादा किया गया मैनिफेस्टो में। तो ये सारे मुद्दे हैं जो अभी इस समय अभी बीजेपी के घोषणा पत्र में आया है कि भाई कोरोना के लिए मुफ्त दिया जाएगा वैक्सीन। आपको सही लगता है क्या निर्णय? सर, कोरोना एक पैंडेमिक है और उससे पूरा देश प्रभावित है, तो राजनीतिक मुद्दों में इस तरह के वक्तव्य शामिल करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हर स्टेट को इसकी जरूरत है और हम राजनीतिक मुद्दों से इसको नहीं जोड़ सकते। अच्छा, आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने सवाल उठाया नैतिकता पे। पढ़ा आपने? जी सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, एक और न्यूज आई है कि अभी 3 महीनों में जो 5 करोड़ मोबाइल फोन्स बिके हैं उनमें 76% चाइनीज है। तो ऐसा जबकि चाइना तो अभी अगेंस्ट खड़ा है भारत के, फिर भी लोग चाइना को सपोर्ट, चाइनीज इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अपन सुनते हैं जैसे बाइकआउट चाइना, तो इसका प्रभाव सिर्फ शब्दों में है या सिर्फ कहने के लिए है ही? सर, अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है वो इतना मजबूत नहीं है। हमारे जो देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं, और अभी हम स्थिति में नहीं है कि हम चाइना के इंपोर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर सकें। तो फिलहाल फर्क आया है, लेकिन दूरगामी फर्क जो दिखेगा उसमें टाइम लगेगा। हमें अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटी यूनिट्स हैं, उनको मजबूत करना पड़ेगा। एकदम से चाइना का इंपोर्ट हम बंद करते हैं ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी सस्ते भी होते हैं, तो इसलिए भी मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट सर्वाइव करता है जो सस्ता होता है। तो ये भी एक कारण है। बायो रहा है आपके पास? सॉरी सर, सब्जेक्ट बायो रहा है आपका? बायोलॉजी सर, हाँ सर, बीएससी करी। अभी एक फेलुदा टेस्ट के बारे में पढ़ा है, क्या है ये फेलुदा टेस्ट? फेलुदा टेस्ट सर एक कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, जिसमें जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है उसी तरीके से इसकी जो स्ट्रिप होगी उसके रंग परिवर्तन के आधार पर वायरस का पता लगा लिया जाएगा, और ये काफी सस्ता भी है और बहुत ही शीघ्र रिजल्ट देने वाला टेस्ट है। अच्छा, इसका नाम फेलुदा क्यों रखा है? फेलुदा सर, ये जो सत्यजीत रॉय जो फिल्म मेकर रहे हैं उनका एक डिटेक्टिव कैरेक्टर एक उनका फेमस रहा है, और चूंकि ये भी एक इसको डिटेक्ट कर रहा है वायरस को, तो शायद इसलिए ये नाम रखा गया। जी, अच्छा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उससे संबंधित जितने भी ग्रीवेंसेस होती हैं, विभिन्न जो देश के अंदर जो औद्योगिक गाड़ियां चल रही हैं उनसे संबंधित जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई एनजीटी करता है।
और इसके पास जो न्यायिक शक्तियां हैं वो भी है। अच्छा, आज इन्होंने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण लोगों का अधिकार है। क्या भारतीय संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? सर रिपीट करें। वापस बोल रहा हूँ, एनजीटी ने एक बात कही है कि स्वच्छ पर्यावरण लोगों का अधिकार है। भारतीय संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या स्वच्छ पर्यावरण के बारे में? सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 21 है तो उसके अंदर एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली जिंदगी जीने का अधिकार है, वो मूलभूत अधिकार है। तो मेरे हिसाब से स्वच्छ हवा और पर्यावरण का अधिकार भी इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, गुपकार गठबंधन क्या है? गुपकार गठबंधन, गुपकार गठबंधन सर जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाई गई है, तो उससे जस्ट पहले 4 अगस्त को जो विपक्षी पार्टियां थी उनका आपसी एक समझौता हुआ और उन्होंने ये एक डिक्लेरेशन किया कि हम इस जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्वायत्तता के जो अधिकार हैं इनको बनाए रखने के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। तो जो ये डिक्लेरेशन था इसी को गुपकर डिक्लेरेशन कहा गया। और अभी हाल ही में इन पार्टियों के द्वारा एक अलायंस बनाया गया है, एक गठबंधन बनाया गया है और ये जोर शोर से जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता वापस दिलाने के लिए ये मिलकर प्रयास करने का इन्होंने घोषणा करी है। इस गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर शासन पर श्वेत पत्र लेके आएंगे। श्वेत पत्र क्या होता है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे याद। चलिए, आप तो ये बताइए, बोफोर्स कांड अभी थोड़े दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा, बोफोर्स कांड का क्या था? बोफोर्स कांड सर, जो बोफोर्स तोप इंपोर्ट करी गई थी इंडिया के अंदर, तो उसके लेन देन को लेकर के जो फाइनेंशियल कुछ मामले थे, तो उससे जुड़ा हुआ ये जो मामला है वही बोफोर्स कांड है। एक और चल रहा है अभी, गोरखालैंड। गोरखालैंड की मांग उठी, कहां पर है, क्या है ये मामला गोरखालैंड की मांग? सर जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गोरखा लोग जो हैं, एथनिक जो ग्रुप है उसके लोग काफी अधिक संख्या में है, जिसमें मुख्य रूप से जो कुछ एरिया सिक्किम का है, कुछ बंगाल का है और कुछ ये जो दार्जिलिंग के आसपास का जो क्षेत्र है, तो इसको मिलाकर के वो एक ज्यादा स्वायत्त राज्य की मांग कर रहे हैं कि अलग से गोरखा लोगों के लिए एक राज्य बने। तो ये मांग है उनकी। अच्छा, तो ये तीन जो चीजें, अभी एक खालिस्तान भी और चर्चा में चल रहा है, तो ये अलगाववादी जो बातें हो रही है भारत में, इस ठोस क्या हो सकता है? सर भारत एक काफी बड़ा देश है और इसके अंदर अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग भाषाएं और संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। तो अपने संस्कृति को, अपने समुदाय को बचाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की मांगे हैं वो होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा से वो अपने आप को कटा हुआ भी मानते हैं। तो अगर हम उन सभी की ग्रीवेंसेस को लेकर चलें, उनको मुख्य धारा में शामिल करें और उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनकी विशेषताएं हैं, उनको अगर हम मेन स्ट्रीम में शामिल करें तो ये समस्याएं थोड़ी कम हो सकती है। ठोस समाधान अभी तक कोई सामने आया नहीं है, बार बार मांग उठती है, ठीक है। तो एक अंतिम प्रश्न मेरा, सरकार ने सीबीआई को बिना इजाजत के जांच की अनुमति नहीं दी है, तो ये स्वायत्तता जो है सीबीआई की, इस पे एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है? सर राज्यों की और केंद्र और राज्य जो संबंध होते हैं संविधान के अंदर अलग अलग उनके कार्य हैं, उनके अलग अलग क्षेत्र हैं। तो सीबीआई को राज्य के अंदर अगर बिना अनुमति के जांच करनी है तो उसको कोर्ट के माध्यम से आना पड़ेगा। अगर कोर्ट आदेश देता है तो सीबीआई बिना राज्य की इजाजत के जांच कर सकती है, लेकिन अगर कोर्ट इजाजत नहीं देता है तो फिर राज्य से अनुमति के बाद ही सीबीआई है वो जांच कर सकती है। चलिए, ठीक है जी अतुल सर।
जी करण जी, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा अच्छा, सीबीआई की बात कर रहे थे आप, चलिए उसी को आगे बढ़ाता हूं मैं। किस एक्ट के तहत सीबीआई का गठन हुआ था? दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एग्जैक्टली सर याद नहीं, पर शायद दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत इसका गठन किया। अच्छा अच्छा, कब बना था ये एक्ट? तो सर ये ध्यान सीबीआई कब बनी थी? नहीं ध्यान है सर। सीबीआई और सीवीसी में क्या डिफरेंस होता है? सर सीवीसी चीफ विजिलेंस जो कमीशन जो होता है वो सतर्कता से जुड़े हुए जो मामले हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, उन पे निगरानी रखता है। जबकि सीबीआई इसके अलावा जो अन्य विभिन्न तरह के जो लेन देन, गलत तरीके से लेन देन होते हैं और कुछ आर्थिक अपराध जो होते हैं उनके ऊपर भी ये जांच करते हैं। ईडी भी है हमारे देश में साथ में? जी सर। वो क्या करता है? वो सर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं उनकी जांच करता है। अच्छा, तो जैसे महाराष्ट्र केस की अभी आप लोग बात कर रहे थे आपसे कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना वहां जांच नहीं हो सकती सीबीआई की, जी सर। लेकिन ईडी कर सकता है जांच। जी सर। ऐसा क्यों है? सर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो देश की जो संप्रभुता है और देश की जो सुरक्षा है उससे जुड़े हुए मामले भी हो सकते हैं। इसलिए उनको बिना राज्य की जांच अनुमति के भी उनको अनुमति दी गई जांच करने की। ओके, चलिए, चुनाव की बात हो रही थी, बिहार चुनाव की। आज चुनाव से जुड़ा हुआ कुछ विशेष दिन है। जानकारी है? सर ध्यान नहीं आ रहा है सर। देश में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 51 में या 51 में? 51 में सर, सॉरी 51 में। 51 में चुनाव शुरू हुए थे, कब? ये ध्यान नहीं है सर। आज ही के दिन? जी, पहले आम चुनाव थे देश के। जी सर। तब केंद्र और राज्य के एक साथ चुनाव होते थे। जी सर। कब से ऐसा हुआ कि अलग अलग होने लगे केंद्र और राज्य के चुनाव? 1967 के आसपास, एग्जैक्ट तो सर याद नहीं है, पर 1967 के आसपास जो जो सरकारें थी राज्य के अंदर, उनके अंदर थोड़ी उथल पुथल शुरू हुई। उनका जो टेन्योर था वो पूरा नहीं हो पाया, वो गिरने लगी। तो उसके बाद से फिर ये जो सिस्टम था ये बिगड़ गया और फिर वो अलग अलग टेन्योर पूरा होने के हिसाब से ये जो चुनाव है वो होने लगे। अभी फिर बात चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री काफी बड़े समर्थक इस बात के हैं कि एक देश एक चुनाव। जी सर। क्या आपको लगता है वापस ऐसा होना चाहिए? सर निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, तो इससे काफी फायदा भी होगा हमारे देश को। लेकिन कुछ जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण करना पड़ेगा, जैसे तब ये संभव हो। जैसे टेन्योर की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कुछ राज्यों में 3 साल का ही हुआ है, तो उसको फिर कैसे पूरा किया जाए, 2 साल को कैसे, उस गैप को कैसे फिल किया जाए। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी, इतनी सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है एक साथ चुनाव करवाना, ये भी थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, तो ये बात है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो टेन्योर को लेकर के है, ये विधानसभाएं हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई है, तो उनको पूरा 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा करने दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कैसे 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाए और एक साथ चुनाव हो जाए। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में देखा गया है कि बीच में सरकारें गिर जाती हैं या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उस स्थिति में वो समस्या पैदा हो जाती है। कोई आपके दिमाग में आइडिया है इसके लिए जो सरकार को सुझाव देना चाहें आप? सर एक तरीका ये हो सकता है इसमें कि अगर 1 साल से कम समय बचा है तो उसको कंसिडर कर लिया जाए कि एक साथ चुनाव हो जाए, और अगर 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा कि कभी ना कभी तो कुछ स्टेट का ऐसा दिक्कत फंसी जाएगी। उसके लिए या तो हम संविधान संशोधन करें या
जो 5 साल वाला टर्म है वो पूरा नहीं हो, अदरवाइज तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जी सर। तो इसका कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा अगर एक देश चुनाव हमें करना है तो। जी सर। आपको क्या लगता है फाइनली कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिक्कतें तो चलिए जो है तो वो तो सॉर्ट आउट की जाएंगी, लेकिन अगर सर दिक्कतें अगर सॉर्ट आउट तो होना चाहिए या नहीं? सर अगर सारे राज्य मिलकर के केंद्र के साथ बैठ करके आम सहमति से इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन राज्यों की जो ग्रीवेंसेज हैं उनको निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं होते हैं इस चीज के लिए, जो भी विकल्प प्रस्तावित हों उस पर अगर वो तैयार नहीं हो पाते हैं तो फिर इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो पूरे 28 राज्य तो किसी मुद्दे पे आज तक सहमत होते नहीं हमारे देश में। संविधान के संशोधन के लिए भी 2/3 राज्यों के आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है हमें। अब पूरे 28 राज्य तो शायद ही कभी किसी मुद्दे पे सहमत हो हमारे देश में। तो फिर तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। सर अधिसंख्यक अगर राज्य इसके लिए तैयार हो जाएं तो किया जा सकता है। वही अधिसंख्य मतलब जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है कि अगर आधे राज्य सहमत होते हैं तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर वैसा इसके लिए भी हो जाए तो हो जाना चाहिए आपके हिसाब से। जी सर बिल्कुल। तो बाकी राज्य जो है जहां विपक्षी पार्टियां अगर वो सहमत ना हो तो उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है फिर आपके लिए? नहीं सर, उनकी भावनाओं का मतलब है, इसलिए मैंने कहा कि एक आम राय, एक आम सहमति बनाई जाए और अगर उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको अगर अच्छे से एड्रेस कर लिया जाए, वो अगर ये संतुष्ट हो जाए कि हमें भी मौका मिलेगा पूरा टेन्योर पूरा करने का, और ऐसा कोई विकल्प अभी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा कोई विकल्प निकलता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि राज्यों को इसमें ज्यादा आपत्ति हो। अच्छा, चलिए, भारत नेपाल संबंधों की क्या रिसेंट स्थिति है? सर वर्तमान में जो पिछले कुछ समय में देखा गया कि जो चाइना का जो प्रभाव है वो चीन के ऊपर बढ़ा, और वहां के जो सरकार है उसके द्वारा जो नक्शा पास किया गया उसमें भारत के जो 3 क्षेत्र हैं उनको भी दिखाया गया, तो एक तनाव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन अभी हाल ही में जब नेपाल को थोड़ा सा ये समझ में आने लगा है कि चाइना उसके क्षेत्र का भी अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके बाद से थोड़ा सा एक सकारात्मक रुख दोनों नेपाल की तरफ से भी आया है, और अभी हाल ही में जो राव प्रमुख हैं उनकी यात्रा वहां पे हुई है नेपाल में, तो वो भी एक सकारात्मक कदम है। रॉ प्रमुख की यात्रा के बाद का डेवलपमेंट मैं पूछ रहा हूं जो आज न्यूज़पेपर में है। सर वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ सरकार के जो कुछ दल हैं उनके द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया है कि उनकी जानकारी के बिना कि ये जो रॉ के साथ जो पीएम की जो मीटिंग हुई है उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। इसके आगे का न्यूज़ पेपर में है वो सर मुझे सॉरी सर हो जाए, आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा था सर लेकिन शायद हो सकता है छूट गया हो। अच्छा, ठीक है। ललित सर। जी सर। जी गण सिंह जी। जी सर। ये जयपुर के बारे में कुछ बता दीजिए। सॉरी सर। जयपुर की स्थापना के बारे में कुछ बताएं। जी सर, सवाई जयसिंह के द्वारा कौन? 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की गई थी। उससे पहले जो आमेर था, आमेर के अंदर ही जो पूरा जो शासन व्यवस्था थी वो चलती थी, लेकिन वहां पे कुछ समस्याएं हुई, जैसे पानी की समस्या, बढ़ती आबादी की समस्या, तो उसके लिए इस समाधान के लिए जयपुर को जो कैपिटल है उसको बसाया गया। तारीख बता पाएंगे? सर तारीख मुझे पता नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जयपुर से पहले इसका क्या नाम था इस क्षेत्र का? ढूंढाड़ क्षेत्र से। ढूंढाड़ तो पूरा प्रदेश हो जाता है। इस प्रॉपर क्षेत्र जो बना है अभी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह में क्या अंतर है? मिर्जा राजा जो जयसिंह थे उनके बाद
सर ये एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। इनको उपाधियां किसने दी, ये आप कुछ बता पाएंगे कि किस किसने इनको उपाधि दी है? सवाई जो उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा दी। राइट। और मिर्जा की? मिर्जा का सर सॉरी सर ध्यान नहीं। ठीक है। अच्छा बताएं, जीज मोहम्मद शाही क्या थी? जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही सर जो जंतर मंत्र को लेकर के जो खगोल विज्ञान था उसके ऊपर जो एक ग्रंथ लिखा गया था उसी को जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ था। ठीक है। अच्छा बताएं, गंधर्व बाईसी क्या है? गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी सर प्रताप जो राजा प्रताप थे उनके द्वारा एक जो प्रबुद्ध जन थे, कलाकार थे, उनको मिला करके, संगीतज्ञ थे, उनको मिला करके एक जो ग्रुप बनाया गया था उसी को गंधर्व बाईसी कहा गया। अच्छा, तो कितने संगीतज्ञ थे इसमें? सॉरी सर ये ध्यान नहीं। बाईसी नाम से कुछ अनुमान कर पा रहे हैं? 22 तो होंगे ही सर। 22 है, कोई नाम बता पाएंगे, एक दो नाम? नहीं सर सॉरी। ठीक है। अच्छा बताएं कि फ्रांस में भारत के प्रथम राजदूत कौन थे? अच्छा, एक हिंट देता हूं, वो जयपुर के महाराजा थे पहले। जी सर। बताएं। सर याद नहीं है मुझे, ये तो ध्यान है कि जयपुर के महाराजा थे लेकिन मुझे याद। अच्छा, सवाई शायद मानसिंह रहे होंगे सर। मानसिंह द्वितीय। ठीक है। ये बताएं कि राजस्थान के, एकीकृत राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख? वो भी सर सवाई मानसिंह ही थे, मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय दोनों में। और जयपुर में कौन सा राजवंश है? कौन सा राजवंश का शासन रहा है जयपुर में? कछवा राजवंश। ठीक है। जयपुर के अलावा और कछवा राजवंश कहाँ रहा है राजस्थान में? सर ये ध्यान। ठीक है। अच्छा बताएं कि एक नकटी माता का मंदिर है, नकटी माता, नाकटी, कहाँ है ये? सॉरी सर ध्यान नहीं। ठीक है। जंतर मंतर की स्थापना का सन बता पाएंगे, कब हुई स्थापना? सर ये 1727 के आसपास ही रही होगी, एग्जैक्टली सर ध्यान नहीं है। ठीक है। कुछ एथिक्स के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बताइए कि लोक सेवा में निष्पक्षता क्या होती है? लोक सेवक बिना किसी दबाव के या बिना किसी अपने ऐसे दोस्तों के दबाव के या राजनीतिक दबाव के या अन्य किसी भी प्रकार के दबाव के बिना उसके गुणवत्ता के आधार पर जो फैसले लेता है तो उसी को निष्पक्षता। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ईक्यू और आईक्यू में क्या डिफरेंस है? जी सर, ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट और आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। तो जो आईक्यू जो होती है वो लॉजिकल जो माइंड है, साइंटिफिक माइंड है, उसके बारे में आकलन करती है, जबकि जो ईक्यू है वो भावनात्मक जो समझ जो होती है, अपने जो अंदर के जो विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही है, उनको समझे और जो दूसरे की भावनाओं को समझते हुए परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करे कि दूसरे को बुरा ना लगे। तो जो इस तरीके की जो समझ होती है वो। अच्छा ये बताएं कि एक लोक सेवक में ईक्यू आईक्यू में क्या ज्यादा आवश्यक है और क्यों? सर मेरा मानना है कि इसमें ईक्यू की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इतने सारे जो एक कार्य करने होते हैं एक शासक को, इसके अलावा राजनीतिक दबाव या अन्य तरह के दबाव भी होते हैं और जनता का भी, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है जी। उपाध्याय सर समीक्षा करें। हाँ जी, करण सिंह जी। जी सर। देखो, मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। व्यक्तिगत रूप से आप की आवाज में दम है
पॉजिटिविटी भी है और एक उत्साह भी आप में नजर आ रहा है, थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी है। थोड़ा जितना स्पेसिफिक आंसर देंगे उतना अच्छा है। पहले आप प्रश्न को ठीक से सुने, स्पेसिफिक जितना पूछा गया है उसी का आंसर दिया जाना चाहिए। जैसे और अभी थोड़ा जीके और करंट इश्यूज के बारे में आपको और थोड़ी जानकारी करनी है। बीच में थोड़ा सा मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन ओवरऑल योर परफॉर्मेंस गुड। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी बिल्कुल, ओवरऑल काफी अच्छा है। करण जी, थोड़ा सा न्यूज़पेपर आप पढ़ें ढंग से। जी सर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पुराना नक्शा स्वीकार किया है, आज न्यूज़पेपर में है। नया नक्शा उन्होंने बीच में जारी किया था, रॉ प्रमुख से मीटिंग के बाद पुराने नक्शे पे आए हैं। दशहरा की जो शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने, तो जी सर। बाकी तो और लगभग जवाब आपने अच्छे दिए। नॉलेज है, पढ़ाई करते रहें, न्यूज़पेपर थोड़ा ढंग से पढ़ें। जी राजेश सर। सिलेक्शन होना चाहिए। जी करण जी, ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा आपका और बिल्कुल आप एक इंटरव्यू में जैसे पहुंचते हैं उसी तैयारी के साथ आए। और करंट के मुद्दे कुछ तो काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो आपके इंटरव्यू में इंटरव्यू लिए जाएंगे, जो बोर्ड होगा, वो सबसे ज्यादा इसी पे रखेगा, क्योंकि बुक्स तो कम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं रोज। ठीक है, तो करंट मुद्दों पर मुझे लगता है फोकस ज्यादा रहेगा, तो कोई भी चीज छोड़े नहीं। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा, अगर आप तत्काल उसका जवाब देंगे, समझ अच्छी होगी, तो एक सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सुधार कीजिए और एक और मॉक आपका लिया जाएगा अभी। ठीक है, तो उसमें अच्छी तैयारी जी जी करण सिंह जी, देखें व्यक्तित्व के स्तर पर आपका शब्द चयन सामान्य है, थोड़ा उसको और उन्नत बनाएं। भाषा शैली अच्छी है, कहीं कहीं उत्तर देने में आपका प्रवाह अटकता है, कहीं प्रवाह एकदम अच्छा नहीं है, थोड़ा एवरेज से और अच्छा बनाएं इसको। जैसा कि उपाध्याय सर ने कहा, बढ़िया है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। दूसरा जो पार्ट है आपके इंटरव्यू का ज्ञानात्मक पक्ष, उसमें आप अंग्रेजी साहित्य से आते हैं, तो आपको साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं और उनका जो प्रमुख तथ्य हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। साथ ही भारतीय इतिहास के या भारत के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे सूरदास, कालिदास, कबीर, इनकी भी प्रमुख रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। तो इनका आंसर आप ऊपर नहीं दे पाए हैं। दूसरा, जो आज का इतिहास है, तो आज जो आपका इंटरव्यू डे होगा, उससे संबंधित जो सारा इतिहास है उसको खोज कर ले जाएं। बिल्कुल। उसको, उसकी तिथि, उसका विक्रम संवत जो भी है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। चुनाव से संबंधित उत्तर आपका संतुलित था, पर संस्थाओं से संबंधित जो उत्तर, जो प्रश्न लोहिया सर ने पूछा है, उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे आपको उससे संबंधित सारे कार्य, उनकी शक्तियां और उनसे संबंधित जो एक्ट हैं वो पूरे आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रीय वीक है आपकी, जयपुर के हो आप, तो हमारा जो मॉक होता है वो क्षेत्रीय जिला स्तर तक हम रहते हैं। आपके सेकंड और थर्ड मॉक में हम पूरा राजस्थान कवर करेंगे, तो जयपुर की जानकारी संतुलित नहीं है, बहुत अच्छी नहीं लगी है, तो इसको और थोड़ा गहराई से बढ़ाएं। बाकी एवरेज से अच्छा है, और आई होप अगली बार बहुत अच्छी तैयारी के साथ उपस्थित होंगे।